नमस्कार साथियों। आज हम हानुश नाटक का तीसरा अंक पढ़ेंगे। 2 अंक हम पढ़ चुके हैं। तीसरे अंक का पहला दृश्य है, उसके अंदर जो मंच की सज्जा है वो किस तरीके से की गई है। हम देखते हैं कि मंच जब पर्दा उठता है तो 2 साल जो है वो बीत चुके हैं उस घड़ी को बनाया, और हानुश जो है उसका अभ्यस्त हो चुका है अंधेपन का, ठीक है। और अब कोई विशेष चमत्कार नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, यात्रियों की भीड़ उसे देखने के लिए जरूर लगी रहती है। लोग हानुश के अंधेपन के भी अभ्यस्त हो चुके हैं। उसकी स्थिति की विडंबना इस बात में है कि उसे एक और अंधा और दूसरा राज दरबारी बना दिया गया था। इस कारण वह भी ज्यादा अकेला हो गया है। उसके स्वभाव में अवसाद और कटुता भर गई है। पर्दा उठने पर हम देखते हैं कि प्रथम अंक की तरह ही कमरा वही है। दृश्य आंखों के सामने आता है। हानुश के घर में रहता है, उसी घर में रह रहा है, लेकिन अब वह घर बड़ा आरामदेह हो गया है, सुसज्जित हो गया है। बढ़िया पर्दे लगे हैं, अंगीठी है, बढ़िया प्लेटें और शादी सजी हैं, आग तपाने की अंगीठी भी है, बढ़िया मेज कुर्सियां हैं। कातिया सदा की भांति घर में कामकाज में व्यस्त है। मेज लगा रही है। पहले की तुलना में थकी थकी उदास सी लग रही है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। कात्या दरवाजा खोलती है और दहलीज पर हानुश का मित्र एमिल खड़ा है। एमिल कहता है कि क्या हानुश अभी तक नहीं लौटा? तो कात्या कहती है अभी नहीं आया होगा, अभी आता ही होगा। एमिल कहता है अच्छा है जो घर पर नहीं है, मैं तुम ही से बात करने आया हूँ। तब कात्या ठिठक जाती है। क्या है एमिल, क्या कोई बुरी खबर है? मुझे अब बात बात पर डर लगने लगा है। एमिल कहता है डरने से काम कैसे चलेगा कात्या, और अगर तुम डरने लगी तो हानुश का क्या होगा? कात्या कहती है किसी बात में अब मेरा मन नहीं लगता। मुझे लगता है किसी की समय की तेज धार है और हम उसमें बहे जा रहे हैं। एमिल कहता है मैं बुरी खबर नहीं लाया हूँ, मैं अच्छी खबर लाया हूँ। कात्या एकटक एमिल के चेहरे की ओर देखने लगती है। क्या है? तब एमिल कहता है तुला से एक धनी सौदागर आया है और वह चाहता है कि हानुश उसकी नगर पालिका के लिए घड़ी बना दे। कात्या और तुम उसे अच्छी खबर कहते हो। एमिल कहते हैं तुम ऐसी बात को ध्यान से सुनो कात्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तब कात्या कहती मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब तो हानुश केवल आंखों से अंधा हुआ है, फिर जान से भी हाथ धो बैठेगा। तुम्हारे मशवरे से हमारे घर पर हमेशा मुसीबत आई है। तुम ही पहले उसे घड़ी बनाने के लिए उकसाते रहे हो और उसके अंधा हो जाने पर भी तुम उसके लिए पीछे खड़े रहते हो। एमिल कात्या तुम क्या समझती हो? इस तरह हानुश कितने दिन तक जिंदा रह पाएगा? कात्या अगर उसने मेरी मानी होती तो वह आज अंधा ही नहीं हुआ होता। बादशाह सलामत ने खीज में अपना हुक्म सुना दिया। उससे यह कहने की जरूरत ही क्या थी कि मैं और भी घड़ियां बना सकता हूँ। एमिल कहता है तुम अब भी ऐसा ही समझती हो कात्या। तुम यह नहीं जानते कि उस हुक्म के पीछे एक चाल थी। कात्या कहती है चाल रही हो या नहीं रही हो, हम गरीब लोग बादशाहों से टक्कर नहीं ले सकते। हमारी विसात ही क्या है? एमिल कहता है बादशाह सलामत ने नगर पालिका की मांगे भी मंजूर कर ली और धता भी बना दिया। उधर हानुश को अंधा बनाकर गिरजे वाले को भी खुश कर दिया। कात्या मैं हमेशा कहती रही देखो हानुश, अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, नहीं तो बड़े लोगों की लड़ाई में तुम कुचले जाओगे। एमिल वह न भी पढ़ता तो भी चलता। कात्या कहती है क्यों कुचला जाता? क्या तुम कुचले गए हो? क्या बूढ़ा लोहार कुचला गया है? क्या हानुश का बड़ा भाई कुचला गया है? एमिल हाँ हाँ, तो तुम यह कहो कात्या कि हानुश घड़ी ही नहीं बनाता, घड़ी बनाने का काम हाथ में ही नहीं लेता। कुफलसाज ही बना रहता। लेकिन जो लोग कोई नया काम करेंगे उन्हें तरह तरह की जोखिमें तो उठानी ही पड़ेगी। हानुश को अंधा ही इसलिए किया गया कि महाराज सौदागरों और गिरजे घर वालों के बीच अपनी ताकत को बनाए रखे। कात्या कहती है इस मशवरे देने वाले मजे में ही रहे हैं और वह कभी किसी का कंधा पकड़े
पकड़कर तो कभी किसी का हाथ पकड़कर सड़कों की खाक छानता फिरता है। रो पड़ती है। पहले जब उसकी आंखें थी तो सारा वक्त घर पर बैठा रहता था, अब आंखें नहीं है तो सड़कों पर भटकता फिरता है, घर पर बैठ ही नहीं सकता। एमिल कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ कात्या, अगर तुम उसका भला चाहती हो तो। कात्या कहती है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एमिल कहता है, हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, वरना इस हालत में वह कैसे पड़ा रहेगा। कात्या, तुम तो जो बात करते हो धमकी देकर ही करते हो। मैं पहले से परेशान हूँ तो मुझे और भी परेशान करने चले आए हो। एमिल कहता है धीमी स्नेहसिक्त आवाज में, हालांकि एमिल भावुक व्यक्ति नहीं है। तुम थोड़ा सोचो कात्या, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है, पर यहाँ रहना हानुश के लिए नरक भोगने के बराबर है। कात्या, उसे दुख है, मैं जानती हूँ, लेकिन उसके सिर पर छत तो है, बादशाह सलामत का दिया वजीफा तो है, जो वक्त पर मिल जाता है, जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। एमिल, तुम समझती हो उसके लिए इस शहर में रहना आसान है? हर बार जब घड़ी बजती है तो उसके दिल में छुरियां चलती है। कात्या, जरा सोचो, 3 बार वह किसी न किसी बहाने उसे तोड़ने की कोशिश भी कर चुका है। कात्या, क्या फिर उसने कोई बात की है? एमिल, क्या यांका ने तुम्हें नहीं बताया? कात्या, नहीं, क्या हुआ? तुम लोग मुझसे छिपाते रहते हो, कोई भी अब मुझे कुछ नहीं बताता। एमिल, कल फिर उसने घड़ी पर पत्थर फेंका था। यांका को किसी बहाने उधर ले चलने को कहा और घड़ी के पास पहुंचकर। कात्या, क्या पत्थर घड़ी को लगा? एमिल, नहीं कात्या, अंधा क्या पत्थर फेंकेगा? पत्थर सड़क पर के पार भी नहीं जा पाया। मगर तुम समझो उसके मन की क्या हालत हो रही है। तब कात्या कहती है, मैं यांका और जैकब से कह दूंगी कि उसे चौक की तरफ ही ना ले जाया करे, जो भी उसे साथ में ले जाए घड़ी की तरफ नहीं ले जाए। एमिल, इससे क्या हानुश की परेशानी कम हो जाएगी? वह तो और भी ज्यादा बढ़ेगी। कात्या, मैं क्या जानूं क्या होगा, जहाँ किस्मत की ही यहाँ तो किस्मत ही फूट जाए। एमिल, हम हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। कात्या, हानूस के लिए यहाँ से चले जाना बहुत जरूरी है, उसे ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ वह घड़ी की आवाज न सुन पाए। तब कात्या कहती है, नहीं, तुम गलत कहते हो, तुम नहीं जानते, क्या तुम समझते हो घड़ी की आवाज सुने बिना वह जी सकता है? घड़ी को लेकर वह कूदता है, मन ही मन छटपटाता है, उसे तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर उसकी जान घड़ी में ही है, उसकी आवाज सुनकर ही वह जी रहा है। तुम उसे किसी दूसरी जगह ले जाओगे तो उसे लगेगा जैसे उसे अंधे कुएं में फेंक दिया गया है। तो एमिल कहता है, मैं भी यही कहता हूँ कात्या, तुमने अब खुद अपने ही मुंह से कह दिया कि हानुस घड़ी के बिना नहीं रह सकता। कात्या कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझसे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एमिल, कात्या, हानुस आंखों से अंधा है, लेकिन उसके हाथ सही सलामत है, उसकी सूझ कायम है और वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, उसके बदन में ताकत है। कात्या कहती है, तो फिर? एमिल, अगर वह फिर से घड़ी बनाने के काम में लग गया तो उसके दुख दूर हो जाएगा, उसकी जान में जान आ जाएगी। कात्या डर जाती है, तुम क्यों उसे कांटों में घसीट रहे हो? तुम जानते हो उसे घड़ी बनाने की मनाही ही है। बादशाह सलामत का गुस्सा पहले ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, अगर दूसरी घड़ी बनाएगा तो न जाने कौन सी गाज हम पर गिरेगी। एमिल कहता है, इसीलिए यह जरूरी है कि वह यहाँ से चला जाए, चुपचाप यहाँ से निकल जाए। कात्या, निकल कर कहाँ जाए? किसी दूसरे देश में जाकर घड़ी बनाएगा तो बादशाह सलामत क्या उसे छोड़ देंगे? वह सारे परिवार को जिंदा दफना देंगे। एमिल, तुम लोग भी उसके साथ जाओगे। कात्या, बस बस, मैं और सुनना नहीं चाहती। एमिल, सुनो कात्या, तुला में वह सौदागर तुम लोगों को रहने के लिए मकान देगा, हानुश को बकायदा वजीफा मिलेगा, इसके साथ काम करने के लिए आदमी जुटाए जाएंगे, सामान जुटाया जाएगा और वह फिर से अपने काम में लग जाएगा। फिर वह घड़ी बनाने लगेगा जो उसका हुनर है। हानुस अपना दुख भूल जाएगा। कात्या, और बादशाह सलामत, क्या यह बादशाह सलामत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? एमिल, बादशाह ने उसके साथ कौन सी भलाई की है, वह यह अंधा बनकर भी उसके हुक्म बजा जाता है।
लाता रहे। उन्हीं के हुक्म से वो तो उसकी यह हालत हुई है। कात्या, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्यों उसे हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हो? एमिल, यह हानूश की जिंदगी का सवाल है। उसकी हालत देखकर उसके बड़े से बड़े दुश्मन को भी उस पर रहम आएगा। और क्या हम मुंह बाएं देखते रहे और वह तिल तिल कर मरता रहे? तुम्हें कुछ फैसला तो करना ही होगा कात्या। आज हानूश जहाँ जाएगा लोग उसे पलकों पर बिठा लेंगे। जैकब उसके साथ होगा। वह घड़ी का सारा काम जानता है। जैकब उसकी आंखें होगा। दोनों मिलकर नई घड़ी बना लेंगे। कात्या, मैं तो सोचकर भी कांप जाती हूँ। क्या तुमने हानूस से पूछा है? एमिल, नहीं, मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था। वह कोई भी फैसला कर पाने की हालत में नहीं है। हम उसके अपने हैं। उसकी भलाई के लिए हमें भी सोचना होगा। कात्या, नहीं एमिल, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसे भी कहीं नहीं जाने दूंगी। एमिल, भले ही यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाए। कात्या, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। यहाँ पर हमारा घर है, यह हमारा वतन है। सुख दुख में दसियों लोग हमारी मदद करने वाले हैं। अब जो हो गया सो हो गया। मैं परदेश से अंधे पति को लेकर नहीं जाऊंगी। एमिल, ठीक है कात्या। इसी तरह घिसटते घिसटते हानूश को जीने की आदत पड़ जाएगी। जिंदगी के 20 बरस तो घड़ी का गुर सीखने में निकल गए। अब वह जब उसका भेद जान गया है तो तुम यही बेहतर समझती हो कि जिंदगी के बाकी साल मौत का इंतजार करता हुआ काट दे। कात्या, एक दिन तो मरना ही है। आगे क्या और पीछे क्या? परदेश से में मरने से अपने घर में मरना अच्छा है। और फिर डॉट डॉट डॉट। एमिल, फिर क्या? कात्या कात्या कहती है, अब हानूश राज दरबारी है। दरबार में उसकी इज्जत है। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, घर तो बना हुआ है। एमिल, कात्या, क्या तुम नहीं देख पाती? हर बार जब दरबार लगता है तो वह दरबार में जाने से इनकार कर देता है। वह बौखला उठता है। उससे रातों की नींद नहीं आती और तुम तरह तरह के वास्ते डालकर उसे दरबार में भेजती हो। कात्या कहती है, धीरे धीरे उसका मन ठिकाने आ जाएगा। किस्मत के साथ कोई कितनी देर तक लड़ सकता है? एक दिन तो झुकना ही पड़ता है। एमिल, तो मैं तुल्ला के सौदागर से कह दूं कि तुम्हारा यही फैसला है? कात्या, मेरा यही फैसला है एमिल। इसमें सोचने की बात ही क्या है? एमिल, मेरी बात का बुरा नहीं मानना कात्या, लेकिन मैं सच कहे बगैर रह नहीं सकता। तुम हानूस के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रही हो। तुम अपने खातिर अंधे हानूस की जान ले रही हो। कात्या ठिठक जाती है। एक दिन यह सुनना भी मेरे किस्मत में बदा था। एमिल कहता है, मैं ठीक कहता हूँ। पिछले 20 साल तुमने मुफलिसी में काटे। अब तुम गरीबी से डरती हो। अब भले ही हानूस दुखी हो, लेकिन घर में पैसा तो है, आराम तो है। तुम इसी आराम का हानूस को कुर्बान कर रही हो। चलो ठीक है, जवानी के दिनों में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अब अंधा बनकर तो तुम्हें सुख दे रहा है। कात्या बिफर कर कहती है, क्या मैं यह अपने लिए कर रही हूँ? उसे ठोकरें खाते देखती हूँ तो क्या मैं चाहती हूँ कि वह ठोकरें खाते रहे और मैं घर में आराम से पड़ी रहा करूँ? तुम समझते हो वह अंधा है तो मैं सुखी हूँ। क्या तुमने यही सुनना बदा था? एमिल, अपने दिल से पूछो कात्या, क्या वह इस हालत में कभी सुखी रह सकता है? वो वक्त रहते उसकी जान बचाई जा सकती है। जैकब उसके साथ होगा। वह सब काम जानता है। फिर से घड़ी बनाएगा तो हानूस के दिल में जीने की चाह लौट आएगी। वह फिर से काम में लग जाएगा। कात्या, नहीं, मैं उसे घर से बेघर नहीं होने दूंगी। एमिल, अगर यही तुम्हारा फैसला है कात्या, तो मैं अब सीधा हानूस के साथ बात करूंगा। मैंने सोचा था कि तुम मान जाओगी तो सब काम सुबीते से हो जाएगा, लेकिन वह मेरा दोस्त है। मैं उसे तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता। कात्या, तुम हमारा घर बर्बाद करने पर तुले हो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? एमिल, यह मत भूलो कात्या कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं तो यहाँ पर रहूँगा। महाराज को पता चल गया कि मैंने हानूस को भिजवाया है तो क्या वह मुझे छोड़ देंगे? कात्या, तुम समझते हो तुम्हारे कहने से वह चला जाएगा? तुमने कैसे समझ लिया कि वह और घड़ियाँ बनाना चाहता है? बल्कि यही कहता फिरता है कि मरने से पहले इस घड़ी को तोड़कर मरूंगा। एमिल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह ऐसा क्यों कहता है। वह अंदर से दुखी है, बेचैन है। पहले दिन रात काम करता था, अब बिल्कुल खाली हो गया है।
मान जाओ कात्या, कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अपनी ओर से तो यही कोशिश होगी कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, किसी को कानो कान खबर तक न होगी। गली में शोर, भागते कदम, हानुस को चोटें आई है, हानुस गिर पड़ा है। कहाँ पर है? चौक में है। भागते कदम, बादशाह सलामत की सवारी के सामने गिरा हुआ है। कात्या, हे भगवान, यह कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है। एमिल भागकर खिड़की के पास जाता है। एमिल, क्या है? क्या हुआ? गली से आवाज आती है, हानुस जख्मी हो गया। एमिल, क्या हुआ है? कुछ बताओगे भी? आवाज, सुना है चौक में बादशाह सलामत की सवारी जा रही थी, वह घोड़ों के आगे पड़ गया और घोड़ों के नीचे रौंदा गया। कात्या, हे भगवान, चीख उठती है। एमिल, जैकब और यांका भी तो उसके साथ थे। आवाज, मुझे मालूम नहीं, मैंने उसकी आंखों से नहीं देखा। एमिल, बहुत ज्यादा चोटें आई है? आवाज, घोड़ों की टापों में कोई अंधा गिरेगा तो चोटें ही आएगी। एमिल, वह जैकब भागता आ रहा है। जैकब, जैकब। नजदीक आते कदमों की आवाज। जैकब बाहर से, हानुस चाचा को चोटें आई है, लेकिन डर की कोई बात नहीं है, बचाव हो गया है, वह ठीक ठाक है। मैं आपको बताने आया हूँ कि यांका उसके पास है। कात्या कमरे के बीचों बीच खड़ी है। हे भगवान। एमिल खिड़की पर से हट आता है। चिंता नहीं करो कात्या, डर खतरे की कोई बात नहीं है। जेकब कहता है चिंता की कोई बात नहीं। जेकब हाँफता हुआ अंदर आता है। कहीं हड्डी वड्डी तो जरब नहीं आई? जेकब, नहीं, मामूली चोटें आई है, चाचा बच गए हैं, लेकिन हादसा बहुत बुरा हो सकता था। एमिल, बात क्या हुई? तुम लोग उसके साथ थे, फिर वह कैसे हो गया? जेकब, हम लोग चौक में खड़े थे, मैं चाचा के एक तरफ था, यांका दूसरी तरफ। हम धीरे धीरे टहलते हुए बाग की तरफ जा रहे थे। चाचा बड़े खुश जान पड़ते थे। उन्हें रोज की तरह आज भी कुछ लोगों ने फूल दिए। हम लोग चौक पर पार कर रहे थे जब दूसरी ओर से घोड़े दौड़ते हुए आए। महाराज की सवारी आ रही थी। हम लोग पीछे हटकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। किधर से आ रही है? हानुस चाचा ने पूछा। मैंने बताया तो कहने लगे, नजदीक आ जाए तो बताना, मैं महाराज को आदाब बजा लाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। घोड़े जब नजदीक पहुंचे और मैंने इतना भर कहा, लो चाचा, सवारी आ पहुंची, तो हानुस चाचा ने झटके से मेरा हाथ छुड़ा लिया और मैं देखता हूँ कि वह भागती हुई सड़क के बीचों बीच जा खड़ी हुई। यहाँ क्या उसके पीछे भागी। तब तक वह अगले घोड़े से टकरा चुके थे। गनीमत है कि वह घोड़े की टांगों के नीचे नहीं आ गए, वह एक और को गिर गए, वरना हड्डी पसली नहीं बचती। बाएं हाथ पर थोड़ी सी चोट आई है। मैं अब जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। लोहार चाचा उसकी पट्टी कर रहे हैं, उन्हें अभी साथ ले आएंगे। प्रस्थान करता है। एमिल और कात्या कुछ देर के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं। कात्या कहती है, एमिल, क्या तुम समझते हो हानुस जानबूझकर गाड़ी के आगे कूदा होगा? एमिल, जो कुछ जेकब ने बताया उससे तो यही जान पड़ता है। कात्या, उसने ऐसा क्यों किया? एमिल, उसने ऐसा क्यों किया? एमिल, घबराओ नहीं कात्या, क्या मालूम उसने अपनी जान पर खेल जाने के लिए ऐसा नहीं किया हो। क्या मालूम वह बादशाह सलामत को केवल अपनी हालत दिखाना चाहता हो, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता हो। कात्या, नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने अपनी जान पर खेले जाने की कोशिश की है। वह एक दिन इसी तरह अपनी जान ले लेगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एमिल, वह बड़ा दुखी है कात्या। 2 साल बीतने को आए, लेकिन अब वह अभी तक संभल नहीं पाया। कात्या, वह बोलता क्यों नहीं, कुछ कहता क्यों नहीं? पहले अपने दिल की बात कभी भी मुझसे नहीं छिपाता था, अब कुछ भी नहीं कहता, गुमसुम बना रहता है या थोथे मजाक करता रहता है ताकि मैं समझूं कि वह खुश है। एमिल, उसे अभी भी यह बात सालती रहती है कि वह जिंदगी में तुम्हें सुख नहीं दे पाया। जवानी में घड़ी के पीछे पागल रहा और तुम्हें मुफलिसी में रखा। और अब अंधा मोहताज बनकर तुम पर बोझ बना हुआ है। कात्या देर तक चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे से घूमकर, तुम समझते हो यहाँ से चले जाने पर उसका दिल ठिकाने आ जाएगा? मैं समझती थी उसके अंदर गुस्से की आग धधक रही है, पर मुझे क्या मालूम कि वह अपनी जान से भी आजिज आ गया है।
एमिल कहता है, अंधे आदमी की दुनिया ही दूसरी होती है कात्या। न जाने वह किन परछाइयों के साथ जूझता रहता है। हमें फिर से उसे आंखें देनी होगी। कात्या देर तक एमिल की ओर देखती रहती है। तुम्हारा सुझाव मुझे मंजूर है। अगर यहाँ से चले जाने में ही उसका भला है तो मुझे मंजूर है एमिल। तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगी। मैं हानूस को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। हम सब चले जाएंगे। उसे इस नरक से तो छुटकारा मिलेगा। तुमने हानूस से कभी बात की है? एमिल कहता है, साल भर पहले एक बार कहा था। कात्या, क्या कहता था? एमिल बहकी बहकी बातें करता था कि मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब इस घड़ी को तोड़ दूंगा। फिर कहने लगा, मैं कात्या को बहुत दुख दे चुका हूँ, अब उसे और परेशान नहीं करना चाहता। कात्या चुप रहती है, फिर कपड़े के छोर से आंसू पोंछती है। हम एक दूसरे का भला चाहते हुए भी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाए। एमिल, हानू समझता है कि घड़ी को तोड़कर वह बादशाह से अपना बदला ले लेगा, मगर वह नहीं समझता कि घड़ी रहे या टूटे, बादशाह की बला से बादशाह को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कात्या कहती है, वह सौदागर तुमसे क्या कहता था? कहाँ से आया है वह? एमिल कहता है, तुला से आया है, अक्सर आता रहता है। कात्या, हम यहाँ से चले जाएंगे एमिल। एमिल, अगला महीना तीर्थ यात्रा का महीना है। तुम लोग भी तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ से निकल जा सकते हो। कात्या, तीर्थ यात्रा? अंधा हानूस उसके दर्शन करने जाएगा। मानो अपने से बात कर रही हो। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। गली में हल्का सा शोर। हानूस का प्रवेश। हानूस, कात्या, मुझे कोई चोट नहीं आई, फिक्र की कोई बात नहीं। तुम कहाँ हो कात्या? कात्या हाथ आगे बढ़ाकर हानूस को थाम लेती है। हानूस, कुछ गाड़ीवान भी इस तरह घोड़े को दौड़ाते हैं? इतना भी नहीं देखते कि कोई भला आदमी सड़क पर लांग रहा है? कात्या, तुम बैठ जाओ, इधर आकर बैठ जाओ। हानूस, अब मुझे क्या मालूम था कि झट से बादशाह सलामत की सवारी इधर आ जाएगी। इस तरह तो हादसे ही होते हैं। तुम चुप क्यों हो कात्या? जब भी तुम मुझ पर नाराज होती हो चुप्पी साध लेते हो। इसमें सचमुच मेरा कोई दोष नहीं है। गाड़ी अचानक एक ओर से आ गई। बच्चों से पूछ लो, ये लोग भी हैरान रह गए। जैकब तो मुझे पीछे खींचता रह गया। कात्या कहती है, आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है। ठीक है, तुम कुछ मत कहो, आराम से बैठ जाओ। हानूस, तुम नाराज हो, मैं जानता हूँ। तुम समझती हो मैं तुम्हारे चेहरा नहीं देख सकता। तुम्हारा चेहरा सारा वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तुम नाराज होती हो तो तुम्हारे चेहरे की एक एक शिकन मैं देख सकता हूँ। कात्या उसकी सिर सहलाती है और मुस्कुराती है। हानूस, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा दिल रखने के लिए मुस्कुरा रही हो। कात्या, तुम्हें तो मालूम था कि बादशाह सलामत की गाड़ी थी। हानूस, मैंने सोचा बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, आगे बढ़कर आदाब बजा लूं। अब कात्या, यह तो नहीं हो सकता कि बादशाह सलामत की सवारी गुजरे और मैं आदाब भी ना बजा लाऊं। कात्या, अभी कह रहे थे कि अचानक कोई गाड़ी इधर से आ गई, अब कह रहे हो बादशाह सलामत की सवारी आ रही थी। हानूस, कहती तो तुम ठीक हो, मगर अब मुझे ठीक याद नहीं। मैं गिर जो गया था और घुटनों पर चोट आई थी। कात्या, हानूस का सिर सहलाते हुए, तुम मेरे साथ छल फरेब नहीं किया करो। तब हानूस कहता है, यों ही तरह तरह के कयास लगाती रहती हो। बड़ी अजीब बात है कात्या, अब मुझे कभी कभी बिल्कुल भूल जाता है कि मैं अंधा हूँ। अब इस वक्त मैं घर में बैठा हूँ, मुझे लगता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ पर है? अंधों की दुनिया इतनी अंधियारी नहीं होती कात्या। हम नाहक उसके बारे में परेशान होते रहते हैं। तुम फिर चुप हो गई हो क्या? फिर मैं कोई भूल कर बैठा हूँ? कात्या, तुम आराम से चुपचाप बैठो। यांका, बापू के लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। हानूस कहता है, कात्या, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मुझ पर जुनून सा चढ़ जाता है। हर बार जब घड़ी बजती है तो मुझे लगता है मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रही है। जब बजती है तो लगता है सभी लोग हंसने लगे हैं। बादशाह अपने महल में, लाट पादरी अपने गिरजे में हंस रहा है। सभी हंस रहे हैं और मुझ पर एक अजीब पागलपन सा छाने लगता है थोड़ा रुक कर। पर कभी कभी मुझसे क्या कहूँ तुमसे क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी
जैसे मेरी आंखें लौट आई हैं, जैसे चारों ओर रोशनी छिटकी हुई है और मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे हाथ फिर से घड़ी बनाने में लगे हुए हैं, और वह ऐसी घड़ी जो हर बार बजने पर मानो कह रही हो कि हानुश ना तो अंधा हुआ है और न ही मरा है। कात्या, तुम सचमुच एक दिन बड़ी घड़ी एक घड़ी बनाओगे हानुश, तुम्हारी आंखें सचमुच लौट आएगी हानुश। मैं भी कैसा पागल हूँ, अंधे लोग आंखों वालों से भी ज्यादा बचकाना सपने देखते हैं। क्या मैं नहीं जानता कि अब न मेरी आंखें लौट सकती है और न मैं घड़ी बना सकता हूँ। कात्या, तुम अंदर चलकर आराम करो। हानुश, मुझे क्या हुआ है। कात्या, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कात्या, नहीं नहीं, चलो अंदर। यांका से तुम थोड़ी देर के लिए आकर अपने बापू के पास बैठो। आओ आओ यांका। कात्या हानुश को सहारा देकर कमरे में ले जाती है। पीछे पीछे यांका भी अंदर आती है। एमिल कहता है जेकब से, यहूदी सराय तो देखी है, यहाँ यहूदी सौदागर आकर रहते हैं। जेकब कहता है हाँ, वह पास ही तो है। एमिल, वहाँ फौरन चले जाओ। वहाँ जॉर्जी नाम का तुला का एक सौदागर ठहरा हुआ है, मोटा सा सौदागर है, तुम पहचान लोगे। जेकब कहता है अच्छी बात है, मगर ठिठक जाता है। एमिल, सुनो जेकब, मुमकिन है कि तुम्हें यह शहर छोड़कर जल्दी ही यहाँ से चले जाना पड़े। जेकब, क्यों, क्या बात है, क्या कोई नई बात हुई है। एमिल, तुला का सौदागर तुम्हें ये सब बता देगा। जेकब चला जाता है। कात्या अंदर दाखिल होते हुए, जल्दी से यहाँ से चल देंगे। एमिल, तुम्हें उस सौदागर ने क्या कहा था, जेकब कहाँ है। तो एमिल कहता है मैंने जेकब को उस सौदागर के पास भेजा है। आगे बढ़कर, तुमने सुना कात्या, हानुश क्या कह रहा था। उसने उसके अंदर घड़ी बनाने की ख्वाहिश अभी तक मौजूद है। कात्या, नहीं एमिल, तुझे लगता है कि वह हानुश बह गया है। मुझे लगता है कि वह हानुश बह गया है, बहकी बहकी बातें करने लगा है। मुझे तो सचमुच डर लगने लगा है। एमिल, अंदर की बौखलाहट उसे चैन नहीं लेने देगी, पर जैसे भी हो उसकी यह बेचैनी दूर करनी होगी। कात्या, तुम समझते हो वह मान जाएगा, यहाँ से चले जाने के लिए रजामंद हो जाएगा। उत्तेजित हो उठती है। वहाँ बहुत बड़ी तब्दीली है। एमिल, बुढ़ापे में घर के बेघर होने वाली बातें हैं। अपना देश छोड़कर परदेश में कभी कोई सुखी नहीं हुआ, और वह और एक बार यहाँ से चले गए तो लौटना नामुमकिन है। और जो महाराज को पता चला तो बावले कुत्तों से हमें नुचवा देगा। मेरा दिल धक धक कर रहा है। एमिल, यहाँ से बुरा नहीं होगा। कात्या, इत्मीनान रखो, कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। हानुश को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। तुम देश देख तो रही हो। कात्या धीरे से सिर हिलाती है। मैं क्या जानूं, शायद तुम ठीक कहते हो। एमिल, पिछले कमरे से हानुश का प्रवेश दहलीज पर खड़ा है। हानुश कहता है सुनो एमिल, कात्या, तुम लोग कहाँ हो। एमिल, क्या है हानुश, तुम सोए नहीं। हानुश, तुम लोगों ने घड़ी को बजते हुए सुना। कात्या और एमिल एक दूसरे को देखते रहे। इस वक्त तक उसे बजना चाहिए था, वह बजी नहीं। तुमने कोई उसकी आवाज़ सुनी है। एमिल, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो हानुश, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम देर के लिए जाकर सो जाओ, कुछ देर के लिए। हानुश कहता है उसे अब तक बजना चाहिए था, बहुत सा वक्त ऊपर हो गया है, घड़ी नहीं बजी। तुमने उसकी आवाज़ सुनी क्या। कात्या, कात्या, नहीं तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हानुश, जरूर अपने वक्त पर बजी होगी। हानुश कहता है कि जेकब, तुमने घड़ी को बजते हुए सुना। जेकब, कात्या कहती है जेकब यहाँ नहीं है हानुश, वह बाहर गया है। हानुश कहता है यांका, तुमने सुनी। यांका कहती है नहीं बापू, मैंने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैं तो तुम्हारे साथ अंदर बैठी थी। हानुश कहता है कि घड़ी नहीं बजी है, उसे बजना चाहिए था, अब पिछली बार बजी थी तो तुमने सुना था। कात्या, ऐसी एमिल क्यों एमिल, क्या तुमने आवाज़ सुनी थी। कात्या, कात्या कहती है हानुश को एक एक पल का अंदाज रहता है, सारा वक्त उसके कान घड़ी की ओर ही लगे रहते हैं, शायद वह सचमुच नहीं बजी है। हानुश, घड़ी बंद हो गई है, सुनती हो कात्या, लगता है घड़ी बंद हो गई है। वह अत्यधिक व्यग्र और उत्तेजित हो उठता है, अपने आप आगे को बढ़ता है और ठोकर खाकर गिरते गिरते बचता है। जेकब, जेकब, कहाँ हो तुम, घड़ी बंद हो गई है, कहाँ गया जेकब। जरूर घड़ी बंद हो गई है, जरूर पुर्जों का जंग लगता रहा है। मीनार में सीलन भी थी, मैंने पहले ही कहा था मीनार में सीलन है। कात्या, आगे बढ़कर, बंद हो गई है तो तुम्हारी बला से अच्छा हुआ जो बंद हो गई, तुम भी तो यही चाहते थे बंद हो जाए, वह अपने आप ही बंद हो गई। हानुश, हाँ, बहुत अच्छा हुआ बंद हो गई मेरी बला से। 2 साल भी नहीं चली, कोई पुर्जा टूट गया होगा, मगर कौन सा पुर्जा, चलो अच्छा हुआ अपनी मौत पर मर गई।
हम दोनों में होड़ चल रही थी कि पहले कौन दम तोड़ता है। नीचे धुरे में भी जंग लग गया होगा, मीनार में सीलन थी। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कात्या बैठो हानुश, मैं तुम्हारे साथ एक बहुत जरूरी मसले पर बात करना चाहती हूँ। हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम यह शहर छोड़ रहे हैं। हानुश क्या कहा? क्यों? क्या बादशाह सलामत की ओर से कोई हुक्मनामा आया है? क्या महाराज ने देश निकाला दे दिया है? क्या भाईजान ने कुछ कहा है? कात्या नहीं हानुश, मैंने फैसला किया है कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, तुला में जाकर रहेंगे। हानुश तुला में? तुला में क्यों? एमिल हम तुला में रह जाएंगे और वहां पर तुम दूसरी घड़ी बनाओगे। हानुश तुम क्या कह रहे हो एमिल? अंधे के साथ मजाक कर रहे हो? एमिल हमने सब सोच लिया है हानुश, अब इन आंखों में से मैं घड़ी बनाऊंगा। तुम यह क्या कह रहे हो? हमें वहां जाने कौन देगा? वह कौन सा नाटक खेल रहे हो? कात्या मैं कोई नाटक नहीं खेल रही हूँ हानुश, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। तुम वहाँ कुछ काम करोगे और वहाँ पड़े पड़े क्या करोगे? हानुश मेरी पीछे फैलते हानुश पीठ पीछे फैसले करते हो और मुझसे पूछा तक नहीं। ये सब फिजूल बातें हैं। अब घड़ी नहीं बन सकती। जो घड़ी बनाई गई थी वह भी चुप हो गई है, जरूर अंदर से टूट गई होगी, वरना चुप क्यों होती? मुझे इस काम में से नफरत हो गई है। कात्या दिन में 2-3 बार जब तक घड़ी के चक्कर नहीं लगा लो तुम्हें चैन नहीं मिलता। मुझसे क्या छिपा रहे हो? गली में चलते कदमों में की आवाज, लोग बातें कर रहे हैं। हानुश की घड़ी बंद हो गई है। तुमने कैसे जाना? सैकड़ों यात्री देर से मीनार के सामने खड़े हैं। सुइया खड़ी है, न मुर्ग न बागदी न संत दर्शन देते हैं। घड़ी बिल्कुल चुप है। एमिल सुनो जी, तुम क्या कह रहे हो? अंदर घड़ी बंद हो गई है? आवाज हाँ बंद हो गई है। चौंक कर यात्रियों की भीड़ लगी है। हानुश उठ खड़ा होता है। मैंने कहा था ना घड़ी बंद हो गई है। जेकब कहाँ है? जेकब उत्तेजित है, तन बदन से कांप रहा है। कात्या जेकब कहाँ है? उससे कहो कि जाकर देखे घड़ी को क्या हुआ है। कात्या उठकर उसके पास जाती है। अब तुम्हें क्या पड़ी है? हानुश जो बंद हो गई है तो तुम क्या कर सकते हो? हानुश मैं कर ही क्या सकता हूँ, यूँ केवल जानना चाहता था कि क्यों टूटी है। मैं कर ही क्या सकता हूँ, जरूर धुरा टूटा होगा। मुझे उस वक्त भी शक था कि धुरा कमजोर है, मगर 2 बरस में ही धुरा कैसे टूट गया? और मैं सच्चे बैठा था कि मेरे मरने के बाद भी घड़ी चलती रहेगी। क्या जेकब नहीं लौटा? सीढ़ियों पर कदमों की आवाज। जेकब आ गया है। जेकब तुम सीधे चौक में जाओ, देखो क्या बात हुई है। घड़ी बंद हो गई है। दरवाजा खुलने पर दहलीज पर सरकारी अधिकारी खड़े हैं। गठीला कठोर निर्मम चेहरा वाला, उसके पीछे उसका सहायक अधिकारी है। अधिकारी हानुश कुफलसाज। सब चुप हो जाते हैं। एमिल आगे बढ़ता है। एमिल फरमाइए। अधिकारी हानुश आपको बड़े वजीर ने तलब किया है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? एमिल कहता है बड़े वजीर ने तलब किया है, क्या बात है? अधिकारी हमें हुक्म हुआ है कि हानुश कुफलसाज को अपने साथ लेकर आए। घड़ी बंद हो गई है, इसी संबंध में आपको बुलाया गया है। हानुश आगे बढ़कर घड़ी बंद हो गई है तो इसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अधिकारी यह हम नहीं जानते, आपको तो कुछ कहना हो बड़े वजीर से कहिएगा। आप हमारे साथ चलिए, बड़े वजीर जानना चाहते हैं कि घड़ी क्यों बंद हो गई है। हानुश मैं क्या जानूँ जनाब घड़ी क्यों बंद हो गई है, उसमें जरूर कोई नुक्स पैदा हो गया होगा, मैं उन्हें बता सकता हूँ कि क्यों बंद हो गई है। अधिकारी यात्रा के दिनों में हजारों लोग घड़ी देखने के लिए देश में आए हैं, इधर घड़ी से ने चलना बंद कर दिया है। बादशाह सलामत इस पर बहुत नाराज है। हानुश कहता है जब से मेरी आंखें नुचवा दी गई है मैंने घड़ी को नहीं देखा है, केवल उसकी आवाज़ सुनी है। अब वह बंद हो गई है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अधिकारी कहता है कि इसकी देख रेख के तो आप ही जिम्मेदार हैं, सरकार आपको इसके लिए वजीफा देते हैं। हानुश जी दुरुस्त है, मुझे वजीफा मिलता है, मगर अंधी आंखों से मैं उसकी क्या देखभाल कर सकता हूँ? अधिकारी ये सब बातें आप वजीर से कहिए, आप हमारे साथ चलिए। अधिकारी बादशाह सलामत चाहते हैं कि आप घड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर दें, इसका नुक्स दूर हो गया तो बादशाह सलामत की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हानुश मुस्कुराकर मैं नहीं समझता था कि इन 2 आंखों के महाराज को फिर भी कभी जरूरत पड़ सकती है। अब अंधा आदमी घड़ी कैसे ठीक कर सकता है? अधिकारी आपको चलना होगा। हानुश मेरा सबसे बड़ा औजार मेरी आंखें हैं, उसके बिना मैं घड़ी कैसे ठीक कर सकता हूँ? अधिकारी अगर आपका यही जवाब है तो मैं उनसे यही कह दूंगा कि आप आने से इनकार करते हैं।
कात्या, नहीं हानुस, तुम उसके साथ जाओ, बड़े वजीर को समझाओ कि वह समझ जाएंगे। अधिकारी, यह मत भूलिए कि महाराज बहुत नाराज है। हानुस मुस्कुरा कर, मेरी ही घड़ी के पास मुझे घसीट कर ले जाओगे? अधिकारी कहता है, अब वह घड़ी आपकी नहीं है, अब वह रियासत की घड़ी है। हानुस, मैं भी कितना पागल हूँ, अपनी हैसियत को न आज तक समझ सका न पहचाना। एमिल, तुम ठीक कहते थे कि बादशाह सलामत ने तुम्हें अंधा बनाया है, पर इससे एक दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें स्याह और सफ़ेद की पहचान आ जाएगी। रुक, चलिए साहेब, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपके पीछे पीछे एक वफादार कुत्ते की तरह आपके कदमों में लौटता हुआ चलूंगा, क्योंकि मैंने एक दिन घड़ी बनाई थी। अधिकारी, आपका शागिर्द कहाँ है? वही जो घड़ी की देखभाल में आपकी मदद करता है। हानुश, उसकी जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही घड़ी को ठीक कर लूंगा। कात्या डरकर, हानुश, हानुश क्या है? कात्या, घबराओ नहीं, चलिए साहिब, बादशाह सलामत अपने दिल की मुराद पूरी करे, मैं अपने दिल की। चलिए, मैं तैयार हूँ। दोनों अधिकारियों के साथ में हानुश का प्रस्थान। कात्या कहती है एमिल से, हानुश मौत के मुंह में जा रहा है, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ एमिल? मुझे लगता है कि वह कोई खौफनाक हरकत करने जा रहा है। एमिल, अंधा आदमी क्या करेगा कात्या? कात्या, वह घड़ी को तोड़ने जा रहा है, मैं जानती हूँ, वह समझता है कि इसे तोड़कर सरकार से बदला लेगा। एमिल, नहीं कात्या, उससे कुछ भी नहीं बन पाएगा, वह अपने आप 2 कदम तक तो चल नहीं सकता, मीनार में वह क्या करेगा? अधिकारी सारा वक्त उसके सिर पर खड़े होंगे। कात्या, एमिल, तुम जेकब को उसके पास भेजो, जैसे भी हो जेकब को उसके पास भेजो। एमिल, जेकब तो शहर छोड़ चुका होगा कात्या, अब तक तो वह पुल पार कर चुका होगा, जाने कहाँ पहुंच चुका होगा, उसे मैं कहाँ ढूंढूं? कात्या, कैसी रात आई है, और उसकी हर रात की इतनी भयानक हुआ करती है। पर्दा गिर जाता है। हम देखते हैं इस तीसरे अंक का दूसरा दृश्य आता है। घड़ी की मीनार, दाएं बाएं की खिड़कियों में से हल्का सा प्रकाश, मीनार के अंदर अंधेरा है, अंदर ही की तरफ से घड़ी की मशीन की झलक मिलती है। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आ रही है, मशालों की रोशनी मीनार के अंदर पहुंचती है, जिससे घड़ी के कुछ एक पुर्जे नजर आते हैं। एक अधिकारी और एक सरकारी कारिंदे की निगरानी में हानुश को अंदर लाया जाता है। अधिकारी और कारिंदे के विभत्स साए है। इसके बीच एक कोने में खड़ा दुबला पतला सा अंधा हानुश। अधिकारी, घड़ी तुम्हारे सामने है हानुश, तो इसे तुम ठीक करना होगा। हानुश, तुम सचमुच समझते हो कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? अधिकारी, बादशाह सलामत बहुत नाराज है हानुश, घड़ी के कारण शहर में यात्रियों का तांता सा लग गया है, घड़ी के बंद हो जाए तो रियासत को नुकसान होगा, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, इसके लिए सरकार ने तुम्हें तलब किया है। सिपाही का प्रस्थान। हानुश, क्या तुम सचमुच समझते हो कि मैं आंखों के बिना घड़ी ठीक कर सकता हूँ? अधिकारी, इसकी मरम्मत तो तुम्हें करनी ही है। हानुश, मुझे घड़ी के सामने ले चलो, घड़ी की बड़ी कमानी कहाँ पर है? अधिकारी, मैं क्या जानूं कमानी होती क्या है? कौन सी कमानी? हानुश, तुम मुझे घड़ी की मशीन के एन सामने ले चलो, बस इतना ही सही, यही बहुत बड़ी मदद होगी। अधिकारी, आओ मेरे साथ आओ। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, एक और सरकारी अधिकारी का प्रवेश। अधिकारी, जेकब का कहीं पता नहीं चल रहा, उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजे गए हैं। तो अधिकारी कहते हैं हानुस से, क्या तुम्हें भी मालूम नहीं कि जेकब कहाँ है? हानुस, सुबह के वक्त जेकब मेरे साथ था, बाद में वह कहीं बाहर गया होगा, मुझे बताकर नहीं गया। हंसकर, अंधा आदमी क्या जाने अंधे वाले कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? आंखों वाले कहाँ रहते हैं और कहाँ क्या करते हैं? अधिकारी, तुम समझते हो कि जेकब कहाँ पर है, तुम जरूर जानते हो जेकब कहाँ पर है, तुम बताना नहीं चाहते क्योंकि तुम घड़ी की मरम्मत करना नहीं चाहते, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हम बूढ़े लोहार को ले जाओ, मुझे पता चला है कि वह उसके लिए घड़ी में कल पुर्जे बनाता रहा है, उससे पकड़ लाओ। आनुस से, जेकब अगर लापता हो गया तो मैं तुम्हें उसकी जगह तुम जिसे चाहो बुला सकते हो, हम उसे तुम्हारी मदद के लिए पकड़ लाएंगे, लेकिन घड़ी की मरम्मत तो तुम्हें ही करनी होगी। शहर में मुनादी करा दो कि हानुश का शागिर्द जेकब जहाँ भी हो घड़ी की मीनार में पहुंच जाए। अधिकारी, दूसरे अधिकारी का प्रस्थान होता है। हानुश कहता है, आप मुझे हाँकते हुए यहाँ तक ले आए हो और यहाँ मैं घड़ी को देख नहीं सकता। अधिकारी, कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है, कोई लोहार, कोई मजदूर, जिसे तुम चाहो बुला सकते हो। हानुश, आप ही मेरी मदद कीजिए। अधिकारी, बोलो क्या चाहते हो? हानुश, एक काम कीजिए। क्या? हानुश, इधर मीनार के अंदर कहीं पर शायद दाएं कोने में औजारों का बक्सा रखा है, वह मिल जाए तो इधर उठा लाइए।
अधिकारी बक्सा ढूंढता है, औजार मिल जाते हैं। हाँ है, यह रहा। उठाकर हानुश के सामने ले जाता है। यह रहा हानुश, औजारों का बक्सा। हानुश ठीक है, शुक्रिया। अब आप बेशक तशरीफ ले जाइए। आप बेशक किसी भी आदमी को मेरी मदद के लिए भिजवा दे। हानुश चुपचाप खड़ा रहता है। अधिकारी चला जाता है। हानुश मीनार में अकेला रह जाता है। एक और घड़ी के कलपुर्जे मसालों की अस्थिर रोशनी में चमक रहे हैं। दूसरी ओर हानुश निपट अकेला इसके सामने खड़ा है। कुछ देर खड़ा रहने के बाद हानुश झुककर टटोलते हाथों से उसमें से बड़ी सी हथौड़ी निकाल लाता है और उसकी अंधी आंखों से कुछ भी न देख पाते हुए वह अनुमान लगाता है कि 1-2 कदम घड़ी की ओर आगे बढ़ जाता है। हानुश, हथौड़े से कुछ तो टूटेगा, कोई पुर्जा तो टूटेगा। किसी एक नाजुक पुर्जे पर भी इसका वार पड़ जाए तो घड़ी का काम तमाम हो जाएगा। अगर लीवर पर कहीं जा लगे तो इसकी मरम्मत फिर कभी नहीं हो सकेगी। यह ठीक है, पेंडुलम कहाँ पर होगा? पेंडुलम मिल जाए तो फिर इसके लीवर को तो खींच कर भी अलग किया जा सकता है। टटोलता हुआ घड़ी को छू लेता है। यह क्या है? घड़ी को छूते ही जैसे उसके तन बदन को बिजली छू जाती है। वह घड़ी के पुर्जे को पकड़े रहता है, साथ वाले 2-3 पुर्जे को छू लेता है। यह कौन सा हिस्सा है? हाँ, यह घड़ी ही है। यही मेरी घड़ी है। सहलाते हुए सा उसे पहचानने की कोशिश करता है। इधर उधर बड़ा चक्कर इधर इधर बड़ा चक्कर होना चाहिए। क्या यही चक्कर है? हाथ फेरता है। यह रहा। कैसा बेजान पड़ा है, जरा भी हरकत नहीं है। धुरा मिल गया। यही है। अब पेंडुलम कहाँ हो सकता है? जेकब मेरे साथ होता तो झट से बता देता कि कौन सा पुर्जा कहाँ पर है। उसे यह मालूम है। अच्छा है वह यहाँ पर नहीं है, वरना मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती। यह क्या है? मैं घड़ी के पास कहाँ पहुँच गया हूँ? यहाँ लीवर है क्या? क्या यही लीवर है क्या? लीवर, यही लीवर। अरे लीवर टूट गया है। मैंने यह उस वक्त कहा भी था कि लीवर कमज़ोर है, इसमें पीतल की मात्रा ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए थी। उसी वजह से यह जल्दी टूट गया। यहाँ लीवर है क्या? हाँ, यही लीवर है। यही मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लीवर मिल गया है, उसी को खींचकर तोड़ दूँ। यहीं पर घड़ी का भेद छिपा हुआ है। उसे तोड़ दूँ तो जैसे घड़ी का गला घोंट दिया, सदा के लिए मर जाएगी। यह लीवर क्यों टूटा है? सॉरी। यह लीवर क्यों टूटा है? अगर 2 साल में लीवर टूट सकता है तो इस घड़ी को बनाने से क्या लाभ? मैंने क्या बनाया है? कोई नौसिखुआ भी घड़ी बनाएगा तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। शायद यहाँ से टूटा है। जेकब तो होता तो झट से बता देता कहाँ से टूटा है। कैसे टूटा है? लीवर को मैं अपने जेब में रख लूँगा। क्या निशानी के तौर पर किसी को बताऊँगा भी नहीं कि लीवर टूटने पर घड़ी बंद हुई है। मैं इसे अपने पास रखकर क्या करूँगा? मुझे लीवर से क्या लेना देना? किस लिए अपने पास रखूँ? सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़। आदमी, हम क्या मदद करेंगे? हम जानते ही क्या है? हानुश। हाँ, हानुश अंधा है ना शायद, इसलिए। ठीक है, समझा। अंदर आता है इधर उधर देखने के बाद। इधर तो बहुत कलपुर्जे हैं। क्या यही घड़ी है? वाह, यह तो बहुत बड़ी मशीन है। हानुश को देखने के बाद उसकी ओर बढ़ता है, हानुश का हाथ पकड़कर। हानुश भाई, मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। घड़ी बंद हो गई है, बहुत बुरा हुआ। इतनी मेहनत, मैंने पहले ही कहा था। यहाँ सीलन बहुत है, पुर्जों को जंग लग जाएगा। न जाने और क्या टूट गया है। नीचे झुककर पुर्जों को टटोलता रहता है, फिर उठ खड़ा होता है और अपनी दरबारी कोट उतारकर फेंक देता है और आस्तीन ने चढ़ा लेता है। तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कोई चिथड़ा हो? जरा लाना तो। इधर औजारों का बक्सा रखा है, उसमें मिल जाएगा। जिन पुर्जों पर मैं हाथ रखूं उन्हें जरा पहुंचते जाना। देखो उन पर जंग तो नहीं चढ़ा है। बहुत धीरे धीरे घड़ी के पुर्जे बहुत नाजुक होते हैं, काम में खो जाता है। इधर दीवार के पास तेल का एक बर्तन रखा है, उसमें चिथड़ा भिगोकर तो मुझे देना जल्दी। धीरे धीरे रोशनी मंदी पड़ती है। खिड़की की ओर हल्का हल्का उजाला नजर आने लगता है। अनुष काम में खोता जा रहा है। फेड ऑन होने पर दिन चढ़ जाता है। अंदर भी रोशनी ज़्यादा है। रोशनी के दायरे में कात्या हानुस के पास खड़ी है। हानुस आस्तीन चढ़ाए मशीन पर झुका हुआ है। फिर माथे का पसीना
उठ खड़ा होता है। हानुश, पहले तो मैंने समझा कात्या कि इस किसी ने जानबूझ के तोड़ा है। मुझे शक था कि शायद गिरजे वालों की शरारत थी। लीवर टूटा हुआ है, मुझे यकीन है कि इसे ज़रूर किसी ने तोड़ा है। घड़ी को तोड़ना क्या मुश्किल काम है, पर क्या मालूम यह लीवर ही कमज़ोर निकला हो। लगता है इसे नया लीवर डालना पड़ेगा। कात्या अपनी डबडबाई आंखों में पहुंचती है। तुम फिर पहले की तरह बातें करने लगे हो हानुश, मुझे अच्छा लग रहा है। हंसकर आंसू पहुंचती है हानुश। कात्या, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो यहाँ घड़ी को तोड़ने आया था। मैंने हथौड़ा उठाया भी मगर उसे चला नहीं पाया। कात्या, जब मैंने कमानी पर हाथ रखा तो तुम्हें क्या बताऊं, मेरे सारे शरीर में झुरझुरी पैदा हो गई। मुझे लगा जैसे मेरा हाथ घड़ी के दिल पर जा बैठा है। इसके बाद मुझसे घड़ी को तोड़ा ही नहीं गया, मेरा हाथ उठता ही नहीं था। कात्या, यहाँ पर एक आदमी आया था, कहाँ गया? कात्या, कौन था? हानुश, मैं नहीं जानता कौन था, कोई भोला सा आदमी था। अधिकारी मेरी मदद के लिए इसे लेकर आए थे। कोई लोहार था, मुझसे कहने लगा तुम घड़ी के पास कैसे घड़ी के साथ कैसे रूठ सकते हो अनुष, तुम ही ने तो उसे बनाया है। बनाने वाले भी कभी अपनी चीज़ को तोड़ते हैं? उसकी बातें सुनकर मुझे शर्म सी महसूस होने लगी। कात्या, मैं अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगा। और फिर मैंने अपने लिए तो घड़ी नहीं बनाई थी न कात्या, यह तो उसकी चीज़ थी। एक बार बन गई तो सबकी हो गई। मेरी यहाँ रह गई मैं हानुश। मेरी कहाँ रह गई मैं कहूँ। लोग तो मुझे घड़ी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे हाथों में फूलों के गुच्छे रख रहे हैं और मैं उसे तोड़ रहा हूँ। यह कितनी ओछी बात है। मेरे दिल भर आया। कात्या, तुम्हें क्या बताऊँ? कात्या, वह आदमी नहीं आता तो तुम वही करते जो तुमने किया। हानुश और कात्या, मुझे लगने लगा जैसे मैं घड़ी के एक एक पुर्जे को देख सकता हूँ। वह अपने सभी कल पुर्जे के साथ में आंखों के सामने फिर से आ गई, जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे लगा जैसे मेरे हाथ बढ़ाने पर भर की देर है और मैं जिस पुर्जे को छूना चाहूँ छू सकता हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अंधा नहीं हूँ, मैं भी कैसा हूँ, अपनी ही लगाए जा रहा हूँ। यांका बिटिया कैसी है? जेकब लौटा या नहीं? क्या सचमुच? धीमी आवाज में, क्या सचमुच वह शहर में से निकल गया है? वह घड़ी का सब काम जानता है, सब समझता है। मेरे पास होता तो उसकी बड़ी मदद होती, लेकिन उसके बिना भी घड़ी ठीक कर लूँगा। वह शहर में से निकल गया है, अच्छा ही हुआ। कात्या, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना अभी लाई हूँ। बैठो बैठो, थोड़ा खा लो। हानुश खाने पर बैठता है। कात्या उसके हाथ से लुकमा तोड़ तोड़ कर देती है। धीरे धीरे रोशनी बुझ जाती है। फेड आउट फेड इन। मीनार के बाहर फिर अंधेरा है। अंदर दो मशालों की रोशनी के वृत्त में बूढ़ा लोहार हानुश के पास खड़ा है। हानुश घड़ी पर काम कर रहा है। हानुश कहता है, घड़ी बनाने में बहुत सी भूलें हुई बड़े मियाँ, हमने कई बातों में जल्दबाजी की, वरना 2 साल में घड़ी बंद क्यों हो जाए। तुम क्या एक काम करोगे? बूढ़ा लोहार, कहो हानुश क्या है? हानुश, एक बार उस बुजुर्ग हिसाबदान के पास जाओ, उनसे कहो कि अगर आ सको तो एक बार आ जाए, मैं उनसे मशवरा करना चाहता हूँ। वह घड़ी में 1-2 तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी हो गया है। बूढ़ा लोहार, मुझे उम्मीद है कि वह आए। हानुश, क्यों नहीं आएगा? बूढ़ा लोहार, जब से तुम्हारी आंखें निकलवाई गई है, रियासत भर में दहशत फैल गई है, तभी दस्तकार लोग घड़ी से दूर रहना चाहते हैं। हानुश, आप भी बड़े मियाँ सोच में पड़ जाता है। बूढ़ा लोहार, यह सवाल तुम मुझसे क्यों पूछोगे हानुश? न मैं घड़ी से दूर हो सकता हूँ न तुमसे। हानुश ठंडी सांस भरकर, नया लीवर बना लाए हो, मुझे दो, देखूं तो। इसमें तो पीतल की मात्रा अधिक नहीं है ना? आपने देख परख लिया ना? कभी आप नहीं जान आते तो मैं फिर मझधार में खड़ा था बड़े मियाँ। फिर अनुष कहता है कि उठ खड़ा होता है और मशीन पर अभी भी काम करने लगता है। लगता है कि मुझे सारी की सारी घड़ी नजर आने लगी है। आंखों के सामने एक एक पुर्जा जैसे चमक रहा है। जेकब पास में होता तो उससे कहता, कहो जेकब, किस पुर्जे पर हाथ रखूं, और सीधा हाथ उसी पुर्जे पर जाता। यह रही नई कमानी, ठीक है, ठीक काम कर रही है। घड़ी पर फिर झुक जाता है। बाहर पॉप फट रही है, रोशनी घड़ी के हिस्सों पर भी पड़ने लगी है। फिर हानुश उठकर पेंडुलम के पास जाकर कोई
पुर्जा हिलाता है जिससे सारी घड़ी हरकत में आने लगती है। टिक टिक तेज हो जाती है। हनुष कपड़े से हाथ पोंछता है। संतोष को का भाव उसके चेहरे पर आ जाता है। कात्या यांका भागती हुई अंदर आ जाती है। हनुष कौन? कात्या। कात्या हनुष मुझे अभी पता चला कि मैं और यांका भागती हुई आई है। हनुष तुम आ गई कात्या। यांका बिटिया। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देती है। कमरे में रोशनी बढ़ गई है। रथ के पार पुलिस अधिकारी खड़ा है। पुलिस के 2 अधिकारी सीढ़ी के पास खड़े हैं। दाईं दीवार के साथ 5-6 सिपाही खड़े हैं। कोई आया है। कौन हो सकता है? अंधे आदमी को वक्त का अंदाज भी नहीं रहता है। लोगों को वक्त बताता है और खुद इतना भी नहीं जानता कि दिन में है या रात। सीढ़ियों पर कदमों की आहट। कोई आया है। कौन कौन हो भाई? लीवर टूट पड़ा लीवर टूटा पड़ा था और छोटे चक्कर के 2 दांते टूट गए थे। अब घड़ी ठीक चल रही है। मशीन है ना? आखिर घड़ी बराबर टिक टिक कर रही है। अधिकारी आगे बढ़कर, जेकब का कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ है जेकब? तुम्हें जरूर मालूम होगा। हानुष कौन है? क्या कह रहे हो भाई? किससे कहते हो? अधिकारी हानुष कुफलसाज। तुम्हें जरूर मालूम होगा कि जेकब कहाँ पर है। उस शाम जब घड़ी बंद हुई थी, जेकब यहूदियों की सराय में देखा गया था। कहाँ है वह? तुम्हें सब मालूम है। हानुष मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि वह कहाँ पर है, मगर मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। घड़ी चलने लगी है। वह होता तो सचमुच मुझे बहुत मदद मिलती, मगर कोई मजायका नहीं। घड़ी को मैं जैसे तैसे ठीक कर लूँगा। अधिकारी हानुष को फसाद, तुम्हारी साजिश पकड़ी गई है। तुम यहाँ से भाग जाने की साजिश कर रहे हो। इस रियासत को छोड़कर दूसरी किसी रियासत में घड़ी बनाने जा रहे थे। सरकार की मनाही के बावजूद बादशाह सलामत के हुक्म की खिलाफत वर्जी कर रहे थे। बादशाह सलामत ने तुम्हें तलब किया है। हानुष ठिठक जाता है। फिर घड़ी आश्वस्त आवाज में, महाराज का हुक्म सिर आंखों पर, मैं हाजिर हूँ और हाजिर हूँ। और इस तरीके से वह घड़ी का भेद जिंदा रहे, और यही जेकब चला गया है ताकि घड़ी का भेद जिंदा रहे, और यही सबसे बड़ी बात है। अधिकारी कहता है, तुम्हें अपनी सफाई देनी हो तो बादशाह सलामत के सामने देना। हानुष मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। आश्वस्त भाव से, इस लंबे सफर का एक और पड़ाव खत्म हुआ कात्या। न जाने अभी कितने पड़ाव बाकी है, पर तुम चिंता नहीं करो कात्या। घड़ी चलने लगी है। मुझे कोई अफसोस नहीं, किसी बात का भी की चिंता नहीं। अब मुझे विश्वास है कि घड़ी बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी। अधिकारी से, मैं तैयार हूँ, जहाँ मन आए ले चलो। सिपाही हानुष को पकड़कर सीढ़ियों की ओर ले चलते हैं। घड़ी बजने लगती है। हानुष रुक जाता है, मुड़कर घड़ी की टन-टन सुनता है। उसकी आंख में आंसू चमकता है और मुस्कुरा देता है। घड़ी की टिक टिक के बीच मुड़कर सीढ़ियों की ओर चल देता है और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा हानुष नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है।